हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम पेपर हुआ है इंटरमीडिएट स्तरीय आबकारी सिपाही, परिवहन आरक्षी, उप आबकारी निरीक्षक का दोस्तों, तो उसकी आंसर की दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बना करके लेकर आया हूँ। वैसे दोस्तों, आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वह भी आयोग के द्वारा आज शाम तक या कल तक साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के मैसेज आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और जो आपके एक्सपेक्टेड जो आंसर्स हैं वो आप लोग बता दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हम जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के एग्जाम पेपर में 100 के 100 प्रश्नों का दोस्तों आप लोगों को आंसर्स बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो आंसर की है यह मेरे द्वारा बनाई गई है पर्सनली, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्नों के आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उनको जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जल्दीबाजी में ये बनाई गई है और ये मेरे अनुसार दोस्तों ये क्वेश्चन के आंसर यही रहने चाहिए। और हो सकता है कि कोई प्रश्न मैंने जल्दीबाजी में पढ़ दिया हो या थोड़ी सी बहुत गलती हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे द्वारा भी कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपका पिनअप कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आपका एग्जाम पेपर आया कैसा था। मेरे हिसाब से दोस्तों आपका एग्जाम पेपर अच्छा था, मतलब मॉडरेट लेवल का था, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आयोग के द्वारा इससे पहले एग्जाम्स पूछे गए हैं सेम उसी पैटर्न पर दोस्तों पूछा गया था। लेकिन एग्जाम का लेवल जो था थोड़ा सा कम था। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम पेपर को देखेंगे तो उससे थोड़ा सा हल्का पेपर था ये, और मॉडरेट लेवल का पेपर था। लेकिन प्रश्नों की संख्या दोस्तों अच्छी थी, और आयोग के द्वारा दोस्तों यहाँ पर को कुछ प्रश्न बहुत ही अच्छे लॉजिकल पूछे गए थे। और जिस भी अभ्यर्थी के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे दोस्तों, तो उस अभ्यर्थी को निश्चित ही परीक्षा में थोड़ा बहुत समस्याएं आई होंगी। लेकिन दोस्तों, अगर इस एग्जाम पेपर की बात करें तो ओवरऑल एक अच्छा एग्जाम पेपर था। और अगर जनरल कैटेगरी में आप लोग 74 प्लस या 73 प्लस के स्कोर में हैं, तो आप एज अ सेफ स्कोर में है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का जो लेवल था वह अच्छा था। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल सरल से थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो थे काफ़ी अच्छे लेवल के भी थे, जहाँ पर अभ्यर्थी गलती कर सकता है। बाकी जो क्वेश्चन थे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के थे, जो पहले से भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपके मॉडरेट लेवल के थे। तो उन्हीं दोस्तों क्वेश्चन के आंसर की के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ी किसका गीत की रचना है, ठीक है। तो काफ़ी प्रसिद्ध गीत है दोस्तों, ये नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक प्रसिद्ध गीत है ये, और छपेली गीत है क्या, दोफरा का बटोई छैलू बैठी जा घड़ी को रे, ठीक है। और पलायन पर निर्भर ये एक हमारा गीत है, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आयोग के द्वारा देखिए आप गीतों को भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। जो भी अभ्यर्थी गीत सुनते हैं, कुमाऊं और गढ़वाली फोक गीत सुनते हैं, उनको यहाँ से निश्चित ही फायदा मिला होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो एनिएक है। तीसरा हमारा प्रश्न था कि मनोरंजक ढंग से लिखा गया, मतलब आपको सूची को सुमेलित करना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आपको एक भी आंसर पता था ना, तो आप इसको आसानी से कर सकते थे, क्योंकि वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में भी इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख क्या कहलाता है दोस्तों, फीचर कहलाता है। क्या मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख फीचर कहलाता है। तो क का 2 अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा, 2 4 3 1, ठीक है। यानी कि मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख फीचर कहलाता है। किसी संस्था की ओर से प्रकाशित होने वाला जो प्रमुख पत्रिका है वह विशेषांक कहलाती है। किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक दोस्तों आपका मुखपत्र कहलाता है। और समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई संपूर्ण प्रतियां दोस्तों क्या कहलाती है, संस्करण कहलाती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या था, प्रश्न था। तो 2 4 3 1 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये किसी समारोह, उत्सव या खास मौके पर निकाला गया अंक दोस्तों संस्करण कहलाता है। और समाचार पत्र या पत्रिका की एक बार छापी गई जो प्रतियां होती हैं वह क्या कहलाती है, मुखपत्र कहलाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 3 1, ठीक है। तो ईजिली से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ये सभी आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्रमबद्ध इतिहास से पूर्व काल का जो समय होता है उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी उपसर्ग है दोस्तों, तो बौ जो है हमारा इसमें से क्या है, विदेशी उपसर्ग है। तद्भव शब्द कौन सा है दोस्तों, तो सोना इसमें से क्या है, आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न है मूसा, मूसा, तो ये तो आप ऐसे ही गैस कर सकते थे। मूसा या मूस किसको कहते हैं दोस्तों, चूहे को कहते हैं कुमाऊनी और गढ़वाली में, ठीक है। अगला दोस्तों अर्धविराम चिन्ह कौन सा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो उथय का अर्थ उस तरफ होता है, बिल्कुल सही है। यक का अर्थ यहाँ होता है, जग का अर्थ जहाँ होता है। तो कौन सा असत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य, क्योंकि निश्च का अर्थ ऊपर नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनियों के परस्पर मेल से क्या बनते हैं। तो ध्वनियों के परस्पर मेल से दोस्तों क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पंजाबी की लिपि कौन सी है दोस्तों, गुरुमुखी है, ठीक है। अगर आपको एक भी ऑप्शन आता था इसमें से पंजाबी या मराठी की लिपि कौन सी दोस्तों, देवनागरी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित हो जाएगा, 4 3 1 2। मराठी की लिपि है देवनागरी, उर्दू की लिपि है दोस्तों फारसी, फ्रेंच की जो लिपि है आपकी वो दोस्तों रोमन है, और पंजाबी दोस्तों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है
कि प्रारूपण का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो प्रारूपण भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका अर्थ होता है क्या, मसौदा तैयार करना। प्रारूपण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, होता है क्या, मसौदा तैयार करना, ठीक है, मसौदा तैयार करना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निर्मला झाड़ू लगाती है, इस वाक्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन दोस्तों सही है, ठीक है। तो निर्मला झाड़ू लगाती है इस वाक्य के आधार पर दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, एक उद्देश्य है निर्मला और झाड़ू लगाती है, इसमें एक ही विधेय भी है, ठीक है। तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। अगला हमारा प्रश्न है कि थरुआट क्षेत्र क्या कहलाता है, ठीक है। तो थरुआट क्षेत्र जो खटीमा सितारगंज के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ जहाँ दोस्तों थारू जनजाति निवास करते हैं अधिकतम संख्या में, उसी क्षेत्र को दोस्तों क्या थरुआट क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है मुझसे गाँव गाँव बिराऊ हनी हंसी खेड़ी लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। यानी कि मुझसे गाँव गाँव और बिराऊ हनी हंसी खेड़ी, यानी कि मुस के तो मतलब जो चूहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी मुस मतलब चूहा, और यही क्वेश्चन पहले ही पूछा गया था कि चूहे को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुस कहा जाता है। तो मुझसे गाँव गाँव मतलब मुस परेशान है, उसके गले गले तक आ रखी है, और बिराऊ के लिए मतलब हंसने खेलने वाला वक्त हो रहा है, ठीक है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना परंतु अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसका मजाक बनाना। जैसे चूहा दोस्तों यहाँ पे यानी कि मूसा क्या है, उसके गाँव गाँव माने गन के गले गले तक आ रखी है, समस्या में संकट में है वो, लेकिन बिराऊ जो है यानी कि जो हमारी बिल्ली होती है उसके लिए वो क्या है, हंसी खेलने मतलब हंसी खेलने वाली एक परिस्थिति है। तो यानी कि मुसीबत में पड़े व्यक्ति का संकट में होना और अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका मजाक बनाना, इसका सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हिंदी में कितने नासिक व्यंजन है, 5 नासिक व्यंजन है जो आपके पंचमाक्षर होते हैं, उसका जो अंतिम वर्ण होता है दोस्तों ङ यो णो नौ मौ, ये आपके दोस्तों क्या है, नासिक के व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि नौ कुंवारी ब्याह लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ठीक है। तो नौ कुंवारी ब्याह मतलब इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से इसका आंसर आपका असमंजस की स्थिति होना चाहिए, ठीक है। अगर आप नौ कुंवारी ब्याह का देखा जाए तो ब्याह मतलब होता है शादी, कुंवारी मतलब कुंवारी लड़कियां, नौ मतलब 9 कुंवारी लड़कियों की शादी, मतलब क्या होता है, एक असमंजस की स्थिति, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। या फिर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है कि कार्य में जटिलता होना, क्योंकि ऐसे कहते हैं कि कन्याओं का विवाह कराना बहुत जटिल कार्य होता है। तो लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखने वाला है थोड़ा सा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि निम्नलिखित में से आपको आभूषणों को सुमेलित करना है। तो कनफुल आभूषण दोस्तों कान में पहना जाता है, बुलाक आपका कहाँ पहना जाता है दोस्तों, नाक में पहना जाता है, धागुला कलाई में पहना जाता है, और तिमनिया दोस्तों गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2 1 4 3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दोस्तों जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो रचनाओं से दोस्तों इस बार बहुत सरल क्वेश्चन आयोग ने पूछ दिया कि जो अणिमा रचना है ये दोस्तों किसके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जबकि कामायनी, लहर और आंसू ये जयशंकर प्रसाद जी की तीनों ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीटेड है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों सही उत्तर का आपको चयन करना है कि उदय का विलोम अस्त होता है, इहा का अनिहा होता है, तो खंडन का विलोम क्या होगा दोस्तों, खंडन का विलोम होता है मंडन। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी के क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी में दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके थे ऐसे थे जो अच्छे लेवल के थे, जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था। बाकी ऑप्शन एलिमेटिंग मैथिंग का प्रयोग करके आप आसानी से इस प्रश्नों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड विजन 2030 के मुख्यतः 4 लक्ष्य समूहों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सही नहीं है, ठीक है। तो उत्तराखंड विजन 2030 के अंतर्गत दोस्तों उत्तराखंड के मेनली क्या है, 4 लक्ष्य हैं, ठीक है। कौन सा है, एक तो सतत रोजगार या सतत आजीविका है, दूसरा है मानव विकास, तीसरा है पर्यावरण स्थिरता, और चौथा है सामाजिक विकास। तो सतत आजीविका भी है, सामाजिक विकास भी है, पर्यावरणीय स्थिरता भी है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, नव प्रवर्तन नहीं है। नव प्रवर्तन की जगह पे क्या होना चाहिए था, मानव विकास होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, मानव विकास होना चाहिए था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थाप, नाट और ज्यूंती क्या है, ठीक है। तो थाप, नाट और ज्यूंती दोस्तों क्या है, ये आपकी चित्रकला के प्रकार हैं, ठीक है। ज्यूंती मात्र का चित्रकला आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ऐसी थाप या थ्वाप और नाट ये क्या है, चित्रकला के प्रकार है, ठीक है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहला पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि ये जनजाति और उनके निवास स्थानों को आपको सम्मिलित करना है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों कि भोटिया जनजाति कहाँ कहाँ मिलती है। तो भोटिया जनजाति दोस्तों आपका चमोली और उत्तरकाशी वाले एरिया में मिलती है, बुक्सा आपका नैनीताल और देहरादून में, जौनसारी जनजाति टिहरी गढ़वाल हो गया, और थारू जनजाति दोस्तों उधमसिंह नगर और नैनीताल हो गया। यानी कि 2 1 4 3, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी एक आता है, सपोज अगर आपको भोटिया आता था कि भोटिया चमोली उत्तरकाशी में रहती है, तो आपका आंसर सही हो जाता। या फिर आपको थारू आता था, थारू उधमसिंह नगर में रहते हैं, सबको पता है। अभी थरुआट वाला क्वेश्चन भी पीछे पूछा गया है, ठीक है। तो उधमसिंह नगर नैनीताल में, तो डी का 3 अगर आप सम्मिलित करते तो डी का 3 ऑप्शन नंबर ए ही है, बस 2 1 4 3। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व आउट किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस कवि, प्रसिद्ध कवि लोकरत्न पंत को किसने गुमानी पंत का नाम देकर सम्मानित किया। तो यूकेपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो राजा गुमान सिंह ने दोस्तों जो काशीपुर के राजा थे उन्होंने ही लोकरत्न पंत को गुमानी पंत नाम देकर सम्मानित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो तुग्यल नामक जो आभूषण है दोस्तों, यह आपका क्या गले में नहीं पहना जाता है। कहाँ पे पहना जाता है, तुग्यल कान में पहना जाता है, जबकि तिलहरी, लॉकेट और गुलबंद ये तीनों ही आभूषण आपके गले में पहने जाते हैं, ठीक है।
अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ये काफ़ी फेमस मंदिर आयोग के द्वारा पूछ लिए गए हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले भी बहुत बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तुंगनाथ मंदिर क्या है? रुद्रप्रयाग जनपद में है, सभी को पता है। हाटकालिका मंदिर दोस्तों सभी को पता ही है, कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़ जनपद में है। गोलू देवता मंदिर दोस्तों अल्मोड़ा में है, और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला हमारा प्रश्न है कि अमरनाथ के सदृश प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग उत्तराखंड के किस स्थान पर बनता है? दोस्तों टिम्बरसैंण महादेव जो मंदिर है हमारा, या जो गुफा मंदिर है, कहाँ? चमोली में नीति घाटी में पड़ता है। यहीं पर दोस्तों क्या है? बर्फ का शिवलिंग स्थित है, ठीक है, जिसे उत्तराखंड का अमरनाथ या छोटा अमरनाथ यात्रा के नाम से भी इस टिम्बरसैंण महादेव यात्रा को जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया, कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए है दोस्तों आपका कि श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, श्रीनगर एक पर्वतीय कस्बा है जो कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर में स्थित है। हाँ, श्रीनगर में दोस्तों एकमात्र क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है दोस्तों, हेमचंद्र बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर क्या है? ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थान घाटी में स्थित नहीं है, ठीक है। तो पुरौला भी दोस्तों घाटी में है, पिथौरागढ़ भी घाटी में स्थित है, बैजनाथ भी घाटी में स्थित है। तो लोहाघाट दोस्तों स्थान क्या है? घाटी में स्थित नहीं है, ठीक है। पुरौला दोस्तों कौन सी नदी घाटी में स्थित है दोस्तों? तो पुरौला आपका भागीरथी नदी घाटी में या कमल नदी घाटी में स्थित है। पिथौरागढ़ की बात की जाए तो काली नदी घाटी में स्थित है। बैजनाथ की दोस्तों बात की जाए तो ये गोमती नदी घाटी में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे लोहाघाट इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, आई थिंक। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। तो सुगंध पौधा उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई देहरादून में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। एरोमा पार्क काशीपुर उधमसिंह नगर में स्थित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली नैनीताल में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन 1, 2, 3 आपके सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, कूट की सहायता से उत्तर चुने, ठीक है। डोबरा चांठी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और यह टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों ही कथन सही है, और आर ए का दोस्तों क्या है? सही स्पष्टीकरण है। अगला दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था कि वह शिव का पुत्र है और सडानन भी कहलाता है, उसके नाम पर एक शहर भी स्थापित है, किंतु उसका कुमाऊं में कोई मंदिर नहीं है, यह कौन सा ईश्वर है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे दोस्तों हमारा कौन से? कार्तिकेय मंदिर, ठीक है। कार्तिकेय मंदिर कहाँ पे स्थित है? गढ़वाल में स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, कुमाऊं में यह मंदिर नहीं है दोस्तों। और कार्तिकेय नाम से क्या है? एक शहर भी हमारा स्थापित है, ठीक है। इन्हें सडानन भी कहा जाता है, शिव जी के पुत्र भी हैं। तो ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास सूचकांक SDI 2021 में उत्तराखंड की रैंक क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है पटवारी के एग्जाम पेपर में शायद। तो इसमें रैंक है दोस्तों कौन सी? नीति आयोग द्वारा जो SDG सूचकांक जारी किया गया था, SDI सूचकांक जारी किया गया था 2021 में, उसमें उत्तराखंड की रैंक कौन सी थी? चौथी रैंक थी, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा गया दोस्तों कि उत्तरकाशी स्थित जो विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? और रानी खनेटी ने दोस्तों इसका जीर्णोद्धार कराया था। अगला क्वेश्चन ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है कि नैना देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये 3 जनपदों में स्थित है, आप लोगों को पता ही होगा। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो उत्तरकाशी में स्थित है। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे? अल्मोड़ा में स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे स्थित है आपका? तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। और नंदा देवी बायोस्फीयर आपका चमोली हो जाएगा, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर 3 जनपदों में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 4-3-4-3-2-1 हो जाएगा आपका, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व चमोली, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, बिनसर अल्मोड़ा, केदारनाथ रुद्रप्रयाग, 4-3-2-1। हाँ। अगला हमारा प्रश्न है कि पादरी रेवरेंड बडन ने मिशनरी गतिविधियां कहाँ प्रारंभ करी थी, ठीक है। तो पादरी रेवरेंड बडन दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी एक बार पूछा गया था कि जो पादरी रेवरेंड बडन है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार तो अल्मोड़ा कब आया? 1850 में आया था। तो यहाँ पर पूछ लिया गया है कि मिशनरी गतिविधियाँ इसने कहाँ से प्रारंभ करी। तो दोस्तों ये 1850 में अल्मोड़ा आया था सबसे पहले, और अल्मोड़ा से ही इसने क्या किया था? अपनी मिशनरी जो गतिविधियाँ हैं वो शुरू की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसी हाँ, यहाँ पे अल्मोड़ा आंसर होगा, ठीक है। और एक दूसरा हमारा जो पादरी बटलर है, फिर बटलर ने नैनीताल में क्या किया था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। लेकिन सबसे पहले जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार अल्मोड़ा में 1850 में रेवरेंड बडन ने किया था, ठीक है। और अल्मोड़ा में ही बडन मेमोरियल चर्च भी हमारा स्थित है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। खुदेड़ गीत को बसंत ऋतु में मुख्य रूप से गाया जाता है। कुमाऊनी भाषा में खुदेड़ को नराई कहते हैं, बिल्कुल। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना कहते हैं, बिल्कुल। चैत को मतलब नाचने गाने का महीना कहा जाता है, बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। बसंती गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी सभी आंसर इसका सही होना चाहिए, क्योंकि सभी लगभग सही है। खुदेड़ गीत बसंत ऋतु में गाया जाता है, कुमाऊं में खुदेड़ को नराई कहते हैं, चैत में नाच का महीना कहा जाता है, बसंती गीत फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है उत्तराखंड के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो हिमाद्री ब्रांड के नाम से बेचा जाता
है। अगला हमारा प्रश्न है कि रम्माण मूल रूप से चमोली जनपद के सलून डुंगरा गांव में मनाए जाने वाला कौथी क्या उत्सव है? बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें सामूहिक पूजा, देव यात्रा, लोकनाट्य, नृत्य और गायन आयोजित होते हैं। तो एक और दो दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, रम्माण उत्सव के संबंध में। अगला हमारा प्रश्न है, रम्माण के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि और धर्माध्यक्ष था? तो हरिदास शर्मा जी सुदर्शन शाह के क्या थे? राजकवि और धर्माध्यक्ष थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कोटों को आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। तो रक्षाबंधन, देवांगन, नंदा देवी और श्रीमुख पर्वत, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको नंदा देवी पता था ना कि नंदा देवी क्या है? राजजात यात्रा है, तो सी का 2 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। रक्षाबंधन को ऋषि तर्पणी, देवांगन दोस्तों आपका हो जाएगा क्या? सप्तकुंड, नंदा देवी राजजात यात्रा है, श्रीमुख पर्वत क्या है? चौखंबा है, ठीक है। चौखंबा पर्वत का एक भाग है, आप ये कह सकते हैं, या एक अन्य नाम है। अगला हमारा प्रश्न है कि अद्वैत आश्रम मायावती का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अद्वैत आश्रम या मायावती आश्रम कहाँ? चंपावत जनपद से स्थित है और विवेकानंद के आश्रम के रूप में इसे जाना जाता है। कहाँ पे? लोहाघाट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है? तो गेहूं का उत्पादन उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है। उत्तराखंड में कौन सा मंदिर उत्तराखंड के पंच केदार का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो बूढ़ा केदार मंदिर जो है पंच केदार का हिस्सा नहीं है, याद रखना है आपको। अगला हमारा प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है कि नर नारायण आश्रम दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये बद्रीनाथ में स्थित है, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता 4, 1, 2, 3। नर नारायण आश्रम कहाँ? बद्रीनाथ। उलूपी दोस्तों अर्जुन और बासुकी आपका समुद्र मंथन से संबंधित हैं, बासुकी नाग, और कालिया नाग दोस्तों सेम मुखेम से संबंधित हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? गंगनाथ देवता दोस्तों शूद्रों के प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। क्षेत्रपाल दोस्तों खेतों के देवता या क्षेत्र के देवता के रूप में जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। चौमू देवता दोस्तों पशुओं के रक्षक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं, पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। हारू देवता दोस्तों शिकार के देवता नहीं है, हारू देवता को दोस्तों प्रकृति के देवता के रूप में जाना जाता है और इन्हें हरजू या हरू सेम देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 में जारी एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का हिमालय राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान था? तो प्रथम स्थान था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करंट अफेयर्स में कराए भी गए हैं दोस्तों, और जो उत्तराखंड के और क्वेश्चंस भी हैं, अगर आप लोगों ने डिटेल से वो जो परीक्षा वाली मैराथन क्लासेस देखी होंगी या पोस्टमार्टम क्लासेस देखी होंगी, तो मैक्सिममली क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड के जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 35 से 36 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लगभग मैंने ये सारा पोर्सन आप लोगों को करवा भी रखा हुआ है, ठीक है। और जो अभ्यर्थी कोर्स से जुड़े हुए थे, डिटेल्ड कोर्स से, तो उनको तो लगभग पूरा ही पेपर दोस्तों मिल गया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं है? काशीपुर का प्राचीन नाम गोविशान, बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा का खगम रिकॉर्ड, बिल्कुल सही है। गोपेश्वर का गोथला कहा जाता है, बिल्कुल सही। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग दोस्तों आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में लगातार तनाव बना था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियनें नेपाल पर आक्रमण को भेजी थी। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें से बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो मार्ले भी कर रहा था दोस्तों, जिलेप्सी भी कर रहा था और ऑक्टरलोनी भी कर रहा था। कौन नहीं कर रहा था? हडसन नहीं कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो कीर्ति शाह को दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि से क्या है? विभूषित किया गया। हालांकि नरेंद्र शाह को भी दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर से विभूषित किया गया। तो अभी आयोग का आंसर देखते हैं इसमें क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो कीर्ति शाह इसका सही आंसर होना चाहिए, या नरेंद्र शाह भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नाइट कमांडर, कंपेनियन ऑफ इंडिया, ये उपाधियाँ दोस्तों क्या हुई थी? रिपीट हुई थी, ठीक है। अलग अलग राजाओं को बार बार ये उपाधियाँ दोस्तों क्या है? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, ठीक है, जिसमें सुदर्शन शाह भी थे और नरेंद्र शाह भी थे, ठीक है। नरेंद्र शाह को वैसे सर हो गया, KCSI हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, इसकी उपाधि मिली थी, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर नाइट कमांडर के बारे में बात किया जाए तो वो कीर्ति शाह ही होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य राज्य में औद्योगिकरण और आर्थिक विकास तथा रोजगार को बढ़ावा देना है। तो ये तो दोस्तों सही है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मेगा इंडस्ट्रियल जो और इन्वेस्टमेंट नीति 2021 का उद्देश्य औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा देना है। अगला है कि यह नीति 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों कहीं कहीं ये है कि ये 2022 में एक बार एक्सपायर होने वाली थी, फिर इसको बढ़ा दिया गया था, और लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही होना चाहिए, कथन 1 और 2 दोनों, ठीक है। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, तो आप लोग भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि गलत बता रहा हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं आपको ये आंसर्स बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैं ऊपर नीचे आंसर्स हो जाएं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है कि कोट की माई मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? बैजनाथ में है। श्यालदे पोखरी या श्यालदे मेला कहाँ लगता है? द्वाराहाट में लगता है। फोर्ट मोइरा किला अल्मोड़ा में स्थित है। पुराना दरबार कहाँ? टिहरी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड एक जिला दो उत्पाद ODTP योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से दो उत्पाद MSME विभाग द्वारा उत्तरकाशी जनपद के लिए चयनित किए गए थे। तो आप सभी लोगों को बता दें दोस्तों, उत्तरकाशी का सेब काफ़ी फेमस है, तो वहाँ से आप गैस करके इसको सही कर सकते थे। ऊनी हस्तशिल्प और सेब आधारित उत्पाद, ठीक है। स्नेह राणा का संबंध किस खेल से, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी उत्तराखंड के, तो क्रिकेट से दोस्तों ये संबंधित है स्नेह राणा। अगला हमारा प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है कि धार्मिक केंद्र कौन कौन से हैं। तो बद्रीनाथ, ऋषिकेश और जागेश्वर है। और पर्यटन गंतव्य कौन कौन से हैं, औली, मसूरी और रानीखेत हैं। पूर्व शासकों की राजधानियां दोस्तों कौन कौन से, श्रीनगर, कीर्तिनगर और अल्मोड़ा है। व्यापारिक मेला शहर कौन कौन सा है, गौचर, बागेश्वर और जौलजी भी है। गौचर में गौचर मेला, जौलजी में जौलजी मेला और बागेश्वर में दोस्तों बागेश्वर मेला, उत्तरायणी कौतिक मेला लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा और सरल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में लागू हुई थी, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। यह योजना मार्च 2027 में समाप्त होगी, ठीक है। तो समाप्त तो होने का दोस्तों वैसे 2022-23 में एक बार ये समाप्त तो होने वाली थी, और अभी दोस्तों इसे 2027 तक हालांकि बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसे 2028-29 तक बढ़ाया गया है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आयोग इसमें दे सकता है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सी की है इसमें, कि इसमें जो सब्सिडी है वो 2027 तक चलेगी, ठीक है। और औद्योगिक विकास योजना अप्रैल 2017 में आरंभ हुई थी, ये तो सही है। इसमें जो सब्सिडी है वो 2027 तक प्रदान की जा रही है हालांकि, लेकिन इसका आंसर दोस्तों ए ओनली वन भी हो सकता है, ठीक है। ए या सी में से इसका एक आंसर हो सकता है। तो अभी देखते हैं आयोग क्या देता है, ठीक है। वैसे सी के ज़्यादा चांसेज हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पुरावस्तु का संबंध श्रीनगर गढ़वाल से नहीं है दोस्तों। तो केशवराय मठ, शामशाही बागान और प्रयागराज मंदिर समूह यह श्रीनगर से संबंधित है। जबकि कश्मीरी हाट दोस्तों किसका प्राचीन नाम है, गोपेश्वर या गोस्थल का प्राचीन नाम है क्या, कश्मीरी हाट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कश्मीरी हाट संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आंसर्स भी टिक कर दिए हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो के और आर के बीच में कितने अक्षर होंगे, ठीक है। पहले आधे अक्षर यानी कि दोस्तों आप कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर ओ तक के अक्षरों को क्या करेंगे, पलटेंगे, ठीक है। नहीं, ए से लेकर के ओ तक के अक्षर को आप पलटेंगे, ठीक है। मतलब 13 दूना 26, ए से लेकर के आप ये मान के एन तक के अक्षरों को पलटेंगे, ठीक है। एन आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। NOPQR यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इधर साइड आप उल्टा चलेंगे, ABCDEFGH ऐसे करके, तो के और आर के बीच में आपके 14 अक्षर होंगे, ठीक है। ऐसे आप कर लेना इसको। बाकी PQRST पिकनिक के लिए जाते हैं, P Q का पुत्र है, किंतु Q P का पिता नहीं है। R S का पुत्र है जो कि P का भाई है। T S की पत्नी है। इस समूह में कुल कितने पुरुष होंगे, तो 3 इसमें पुरुष होंगे दोस्तों और 2 आपकी महिलाएं इसमें होंगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो रिलेशन के संबंध में आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहाँ पे साफ दिख भी नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व आउट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाइएगा, मल्टीप्लाई इंटू करके ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपकी बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। इसी कैलकुलेशन को आपको करना है। जो यहाँ पे स्टार है, तो ये जो स्टार है आपका यह प्लस बन जा रहा है, बाकी जो ये वाला स्लैश चिन्ह है ये आपका माइनस बन जा रहा है, ठीक है। और आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवाइड बन जा रहा है, और जो डिवाइड है, जो हैशटैग है वो मल्टीप्लिकेशन बन जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लियरिटी को 176 लिखा जाता है तो फ्रेजन को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्लियरिटी में दोस्तों जो इनके इंग्लिश वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग आपको इनके नंबर्स को जोड़ना है और डबल कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको जोड़ेंगे 88 आएगा, 88 इंटू 2 करेंगे तो 176 ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। या 78 इंटू 2 ऐसे करके, ऐसे फ्रोजन इंटू 2 करेंगे तो 168 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इसको कर लीजिएगा। 15 अगस्त 1947 तो आपको याद ही होगा, शुक्रवार है, ठीक है। ऐसे ही 6 लोग ABCDE वृत्त के आसपास में बैठे हैं, B और D सी के बीच में, A और F के बीच में कौन आएगा दोस्तों, E होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे A को बैठा दीजिए, फिर C हो गया, फिर B हो गया, यहाँ D हो गया, यहाँ F हो गया और यहाँ E हो गया, ठीक है। तो A और F के बीच में क्या आएगा, E आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको कर लीजिएगा। बाकी घड़ी का समय, इसमें आपको ये भी क्वेश्चन सरल सा है दोस्तों, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसका तो नॉर्मल सा लॉजिक है कि 18:30 में से आपको ये टाइम माइनस कर देने, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा D ऑप्शन आपका सही आंसर इसमें से हो जाएगा, ठीक है। 18:30 में से जल प्रतिबिंब के लिए आप इसको माइनस कर दीजिएगा इनको, तो ये आंसर आपके आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति बिंदु A से उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है, फिर 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वो पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है, अंत में वो पुनः बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर दौड़ता है, फिर वो अंत में पुनः बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है। तो वो अपनी दिशा से किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मूल है, वहाँ से किस दिशा में है दोस्तों, इस दिशा में है, ठीक है। यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में ये है, और कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन आपका इसका आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका सुमेलित करने वाला, व्यवस्थित करने वाला, ये भी आप लोग इजीली कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड
में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य क्या कहलाता है? तो एमएस वर्ड में दोस्तों लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य दोस्तों आपका क्या कहलाता है? प्रिंट लेआउट कहलाता है। कौन सी प्राथमिक चट्टान है? आग्नेय चट्टान दोस्तों इसमें से आपके प्राथमिक चट्टान है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन के लिए सेफ्टी वॉल्व के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी? तो ये लाला लाजपत राय ने दोस्तों कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। बिल्कुल सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीय समाचारों को अधिक स्वतंत्रता देना था। नहीं दोस्तों, समाचार पत्रों की पर प्रतिबंध लगाना इसका उद्देश्य था। तो केवल एक दोस्तों आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सा क्वेश्चन था दोस्तों कि प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्रों के नाम और उनके विस्तार से है दोस्तों। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल से संबंधित है, यानी कि विधायकों और सांसदों के अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है। जबकि 11वीं जो अनुसूची है दोस्तों वह किससे संबंधित है? पंचायतों की शक्तियों और जिम्मेदारियों के वर्णन के संबंध में है। ठीक है, पंचायतों से 11वीं अनुसूची है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोस्तों कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, और साथ ही दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो कौन भाग नहीं लेगा है यह पूछा गया। तो राज्य विधानसभा के दोस्तों निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। एआई टूल चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? ओपन एआई। पहले भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। पश्चिमी घाट कहे जाते हैं, पश्चिमी घाट सह्याद्री को पश्चिमी घाट कहा जाता है। इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। नहीं दोस्तों, ठीक है, मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन लगभग आपके 2014 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी और 2015 में प्रथम मुद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। तो ये तो गलत हो जाएगा। और मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका केवल कथन सेकंड सम्मिलित हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। बिल्कुल सही है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसे एक वैध वेबसाइट में से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। ये भी सही है। स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। ये भी दोस्तों सही है। रैंसमवेयर एक गैर देशपूर्ण सॉफ्टवेयर नहीं दोस्तों, गैर देशपूर्ण सॉफ्टवेयर नहीं है, यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपके मोबाइल या जो आपका सिस्टम है उसके डाटा को चुरा करके फिर लीक करता है, फिर उसके बाद में ब्लैकमेलिंग के थ्रू इससे पैसा मांगा जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए 1 2 3 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बाकी आयोग के आंसर में देखते हैं, सी होना चाहिए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का उपयुक्त घटक नहीं है? तो शिक्षा पर यही दोस्तों करते हैं तो मानव पूंजी बढ़ेगी। कौशल प्रशिक्षण कौशल देंगे तब भी मानव पूंजी बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर व्यय करेंगे, बीमारियां कम होंगी तो अब भी मानव पूंजी को बढ़ावा मिलेगा। तो आधारभूत ढांचे पर व्यय आपका मानव पूंजी का उपयुक्त घटक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पदाधिकारी और दायित्व के संबंध में है। ठीक है, जो उत्तराखंड का आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन इतिहास है, उससे आपका क्वेश्चन है कि सन्निधात्रा क्या करता है, शीताध्यक्ष क्या करता है, आबकारी विभाग का या सुराध्यक्ष क्या करता है, और पौतवाध्यक्ष क्या करता है। ठीक है, तो सन्निधात्रा क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ये क्या होता है? सन्निधात्रा जो आपका ये क्या होता है? कोषाध्यक्ष। ठीक है, सन्निधाता कोषाध्यक्ष है। सीताध्यक्ष क्या होता है? राज की भूमि का जो अध्यक्ष होता है वो सीताध्यक्ष कहलाता है। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसे सुराध्यक्ष कहते हैं। और पौतवाध्यक्ष क्या होता है दोस्तों? वार माप विभाग का जो अध्यक्ष होता है वह आपका क्या होता है? पौतवाध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी 3 4 2 1 आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? बैंक रेट दोस्तों मौद्रिक नीति से संबंधित, बिल्कुल सही है। कर दोस्तों आपका राजकोषीय नीति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जबकि रेपो रेट दोस्तों आपका मौद्रिक नीति से संबंधित है। बजट घाटा आपका किससे संबंधित है? राजकोषीय नीति से संबंधित है। तो कौन कौन से सही सम्मिलित है? 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का कार्य सहकारी एवं प्रतियोगितापूर्ण संघवाद को बढ़ावा देना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और नीति आयोग का कार्य केंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देना है। नहीं दोस्तों, नीति आयोग जो होता है विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो कौन सा कथन गलत है पूछा गया है? तो कथन सेकंड आपका दोस्तों इसमें गलत होगा। ठीक है, कथन एक क्या है? सत्य है कि संघवाद को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके फ़ोन से ही संबंधित है कि एक ही वेब पेज पर आप बार बार आने के लिए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक छोटी टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है? तो कुकी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुकी कहलाती है। ठीक है, बार बार आप अपनी कुकीज़ को क्या करते हैं? फिर रिस्टोर भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा किससे सम्मिलित है। ठीक है, तो WTO दोस्तों किससे संबंधित है? आपका WTO मुक्त व्यापार से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। RBI दोस्तों आपकी बैंक रेट का निर्धारण करता है। MSP दोस्तों कृषि विपणन से संबंधित है। और गरीबी दोस्तों आपका सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल भी है। ठीक है, तो 2 1 4 3 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि समतल घाटियाँ जिन्हें दून भी कहते हैं स्थित है। तो दून तो दोस्तों आपको पता ही है कि लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो समतल घाटियाँ होती हैं उन्हें दून क्षेत्र कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि नई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2011-12 की श्रृंखला में किस उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों आपका रसायन उद्योग को कोर सूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि कोयला, उर्वरक और बिजली को किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपको इसमें से सुमेलित युग्म का चयन करना था दोस्तों कि मानस दोस्तों जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ असम में स्थित है। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आर्टिकल 16 दोस्तों लोक नियोजन के अवसर की समानता है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है और आर्टिकल 21A में दोस्तों क्या है, शिक्षा का अधिकार है। तो 4, 3, 2, 1 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री दोस्तों बने हैं। तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, YV चौहान और चरण सिंह। ठीक है, 1, 2, 3, 5 ये सभी दोस्तों आपके क्या बने हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है, इसे निम्नलिखित में से किसमें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोस्तों कहलाता है कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी व्यक्ति को प्रतीक से यानी कि जो आपके सिंबल्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस होती है, उनके साथ में दोस्तों संचार करने के लिए सक्षम बनाया जाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होता है दोस्तों। तो संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में छिपी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो छिपी बेरोजगारी दोस्तों कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, जो छिपी बेरोजगारी है वह किस में, कृषि क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसा कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो खरीफ की फसल प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास सही है। रबी की फसल में गेहूं, जौ, ज्वार, चना, तिलहन बिल्कुल सही है। जायद की फसल में मुख्यतः फसलें चावल हो गया, मक्का हो गया, मूंगफली हो गया, सब्जियां हो गया, फल हो गया, ये भी सही है। तो मिश्रित खेती कृषि उत्पादन के बिना पशुपालन। ठीक है, तो मिश्रित खेती में दोस्तों कृषि उत्पादन के साथ में पशुपालन होता है। ठीक है, मिश्रित खेती जो होती है उसमें कृषि उत्पादन के साथ पशुपालन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर होना चाहिए कि यह सब सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साथ होना चाहिए था, बिना नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो लोथल दोस्तों क्यों फेमस है। लोथल में एक डॉकयार्ड यानी कि बोधगया है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा में जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। धौलावीरा में दोस्तों हड़प्पाकालीन लिपि के 10 विशाल आकार के समाविष्टि करने वाले शिलालेख मिले हैं। ठीक है, और 3 भागों में ये शहर विभाजित था। बनवाली में दोस्तों हल्की टेराकोटा की प्रकृति मिली है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कथन ए और दूसरा कारण आर दिया गया, कूट की सहायता से आपको सही उत्तर देना है। ठीक है, कथन एक है कि जनसंख्या ढांचे में बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या के परिणामस्वरूप बढ़ते आर्थिक वृद्धि दर को जनांकिकी लाभ कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि बढ़ती हुई कार्यशील जनसंख्या, अगर कार्यशील जनसंख्या बढ़ रही है और तो उससे क्या होगा, आर्थिक वृद्धि भी बढ़ेगी, जिससे जनांकिकी लाभ कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। घटता हुआ जन्म दर जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करता है। बिल्कुल, जो अगर जन्म दर घटेगी तो जनसंख्या भी परिवर्तित होगी। ठीक है, तो कौन सा आपका कथन दोस्तों यहाँ पे सही है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर क्या है, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ढांचे को परिवर्तित करने की बात की गई है और यहाँ पे जनांकीय लाभ की बात हुई है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 4 अप्रैल 2023 को कौन सा यूरोपीय देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का सदस्य बना था। तो पिछले साल के संदर्भ में दोस्तों ये पूछा गया। अभी तो हाल ही में दोस्तों स्वीडन दोस्तों 32वां सदस्य बना है, लेकिन 31वां सदस्य कौन बना था, फिनलैंड बना था। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन। अब इसमें से दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये जो PDF मुझे मिली थी पेपर की, तो इसमें वो क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ से बता दूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपका ये है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित दोस्तों प्रश्न है जो कि पूछा गया है। यहाँ पे कनारी धारा, लैब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा और बेफिन की खाड़ी धारा के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शंस के हिसाब से बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये जो कनारी धारा है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट से संबंधित है। ठीक है, लैब्राडोर धारा दोस्तों, लैब्राडोर धारा की जो उत्पत्ति होती है बैफिन की खाड़ी से लैब्राडोर धारा की उत्पत्ति होती है। फॉकलैंड धारा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट की धारा है। ठीक है, और पेरू धारा को हाम्बोल्ट धारा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो क्योंकि पीछे PDF में वो क्वेश्चन मिल नहीं पाए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है, ये तो मैंने आपको कराई दिया है कि रसायन इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, अगला जो आपका छूटा हुआ क्वेश्चन है वो था दोस्तों ये कि 26 जून 2023 को लॉन्च किया गया
पोर्टल, नंदी पोर्टल निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो नंदी पोर्टल काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था दोस्तों। नंदी क्या है? पशुओं से संबंधित है। ठीक है, शिव जी का जो वाहन है, बैल भगवान जो है उनको नंदी कहा जाता है। तो पशु चिकित्सा, दवाएं और टीकाकरण से संबंधित था क्या? नंदी पोर्टल। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था और ये काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था उस टाइम पे। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आपका बच गया था और दूसरा जो आपका क्वेश्चन दोस्तों बचा था वो है ये क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका बजट से पूछा गया। ठीक है, कि किस क्षेत्र में कितना व्यय तय किया गया था। ठीक है, तो देखिए शिक्षा में दोस्तों 16.6% कुल व्यय किया गया था, बिल्कुल सही है। जो कृषि में आपका दोस्तों 7.6% कुल व्यय किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। 1.8% कुल व्यय दोस्तों ऊर्जा में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको सही युग्म का चयन करना था, तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 दोस्तों आपका यहाँ पर सही युग्म हो जाएगा। जबकि दोस्तों पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पर कितना व्यय किया गया है, तो लगभग 1 कुछ % व्यय इस पर किया गया था, पानी की आपूर्ति और स्वच्छता पर। ठीक है, तो ये बजट जो आपका 2023-24 का बजट है उससे संबंधित ये प्रश्न था और आप लोगों को बजट वाली जो वीडियो बनाई हुई थी उसमें भी मैंने बताया हुआ भी था कि आप इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और कुछ फैक्ट्स मैंने आपको उसमें कवर अप कराए हुए भी थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग बताइए आपका एग्जाम पेपर कैसा गया? जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम पेपर था, आई होप दोस्तों आप लोगों का पेपर उतना खराब नहीं गया होगा, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा था। हालांकि पेपर लेंथी था, तो थोड़ा बहुत टाइम का ध्यान आप लोगों को रखना था और थोड़ा बहुत अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी करी हुई है तो आपका पेपर अच्छा ही गया होगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो 72 73 प्लस जनरल कैटेगरी सेफ स्कोर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसी SC ST OBC वाले आप 1-2 नंबर अपने कम करके देख लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से गलत लगता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को भी डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।